गर्मी में गरीब बहू का ठंडा ठंडा ससुराल। थोड़ी देर बात करने के बाद जब कॉल कट हो जाता है शांति को परेशान देखकर। क्या बात है मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे होना क्या था, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे मामा जी ने फिर से हमें अनदेखा किया है और उन्होंने हमें ये तक नहीं बताया कि वो गुड़िया के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और यहाँ तक कि कल एक लड़का भी देखने जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम्हें इस तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, जरूरी नहीं लड़का देखने के लिए हर किसी को जाना हो। लड़का देखने के लिए इतने सारे लोगों का जाना जरूरी थोड़ी है। अच्छा, तो तेरी बड़ी बहन को तो पूछ लिया और उन्हें लेकर भी जा रहे हैं, बल्कि तेरी बहन और बड़े जीजा भी तो जा रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं पूछा? मुझे तो साफ साफ भेदभाव नजर आ रहा है। ये सब सुनकर शांति को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वो और कुछ नहीं कहती। लेकिन मामा जी ने ऐसा क्यों किया तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा ही ऐसा करते हैं। अब तो हमें ऐसा सब सहने की आदत हो गई है। अब मैं उनसे और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। इस बात से शांति बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रमेश भी उसके पीछे चला जाता है। उनके वहाँ से जाने के बाद मम्मी जी फिर से उदास हो गई है और उन्हें बहुत ठेस पहुँची है। दरअसल हम गरीब हैं, इस वजह से मामा जी ऐसा करते हैं। उन्हें लगता है कि हम बोझ हैं, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन को हर चीज में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और मम्मी को इग्नोर करते हैं। फिर तो उनका उदास होना लाजमी है, क्योंकि अगर उनका भाई उनके साथ ऐसा कर रहा है तो किसी को भी बुरा लगेगा। इस तरह दिन गुजर जाता है और रात को जब प्रीति और नेहा चूल्हे पर खाना बना रही थी तो उसकी वजह से दोनों को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और दोनों पसीने से तरबतर हो रही थी। सच में इस भीषण गर्मी में तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। गर्मी के मारे जान निकली जा रही है। सच में जेठानी जी, मेरी भी जान निकली जा रही है। इतनी ज्यादा गर्मी है और ऊपर से चूल्हे के आगे खाना बनाने में भी हालत खराब हो रही है। तभी रोहन और यश भी अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाते हैं। वो दोनों भी पसीने से तरबतर हो रहे थे। तब नेहा दोनों को एक एक गिलास पानी देती है। पानी उतना कुछ ठंडा नहीं है। अब तो गर्मी आ गई है, अब तो ठंडा पानी पीकर ही थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। सच में हालत खराब हो रही है। तुम जल्दी से हमारे लिए पानी डाल दो, हम एक बार नहा लेते हैं, उसके बाद ही जाकर थोड़ा सा गर्मी से पीछा छूटेगा। नेहा ने दिन में बाल्टी में पानी भर के रखा था, उससे यश और रोहन दोनों नहा कर आ जाते हैं। नहाने के बाद दोनों को थोड़ी सी राहत मिलती है। हाँ, अब जाकर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, वरना तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगी थी। इतनी गर्मी में सच में हालात एकदम बुरे हो जाते हैं। आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, मुझे भी अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो दोनों बैठ जाओ, साथ में खाना खा लेते हैं। उसके बाद प्रीति और नेहा सभी को खाना परोस देती हैं और सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन बच्चों को भी बहुत गर्मी लग रही थी। मम्मी, पंखा क्यों नहीं चल रहा है? बेटा, अभी लाइट गई हुई है, इसीलिए थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, तब अपने आप पंखा चल जाएगा। हमारे घर में हमेशा लाइट चली जाती है, लेकिन सामने वाले मोनू के घर में तो हमेशा लाइट रहती है। क्योंकि उनके घर में इन्वर्टर है, इसीलिए। तो फिर हमारे घर में इन्वर्टर क्यों नहीं है? हमारे घर में भी इन्वर्टर होना चाहिए ना। इतनी गर्मी में बिना पंखे के रहना कितना मुश्किल होता है मम्मी। हाँ बेटा, होता तो है, लेकिन अगर हम कभी भी गर्मी में नहीं रहेंगे तो हम गर्मी से लड़ना कैसे सीख पाएंगे? इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें सिखाती हूँ, हमारे पास जो है, जितना है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हवा कर देती हूँ। उसके बाद प्रीति हाथ पंखे से दोनों बच्चों को हवा करने लगती है। उसके बाद सब खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से घर में काफी उमस हो गई थी, जिसकी वजह से हर कोई रात को बस करवटें ले रहा था। मम्मी, गर्मी लग रही है। सच में आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। तब रोहन उठता है और 2 गमछे लेकर उन्हें पानी में गीला कर लेता है। एक वह चिंटू के ऊपर ढक देता है, दूसरा पिंकी के ऊपर। इससे थोड़ी सी गर्मी में राहत मिलेगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मैं भी अपनी सूती ओढ़नी लेकर उसे गीला कर लाती हूँ, तब थोड़ा ठीक लगेगा। मुझे भी जरा गमछा गीला करके दे देना। अरे पसीने से पूरा तन बदन भीग गया है और गर्मी में बड़ी बेचैनी भी हो रही है। उसके बाद सब ऐसा ही करते हैं और सूती कपड़े को गीला करके उसे अच्छे से निचोड़ने के बाद सभी उसे ओढ़ कर सो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती है। अगले दिन सुबह उठकर फिर से सभी अपनी दिनचर्या करते हैं। रोहन और यश भी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। एक तरफ रोहन मेहनत मजदूरी का काम करता है, आज वह ईंट ढोने का काम कर रहा था। बहुत तेज धूप होने की वजह से उसे काम करने में परेशानी हो रही थी। बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी तेज धूप है, ऐसे में तो सिर घूम रहा है। उसके बाद रोहन इधर उधर छांव ढूंढता है और उसे तब एक पेड़ नजर आता है।
काफी बड़ा पेड़ मिलने के बाद रोहन उसकी छांव में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद उसे थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन तभी वहां पर रोहन का मालिक आ जाता है, जो रोहन को आराम करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। अरे मैं यहाँ पर आराम करने के पैसे देता हूँ या फिर काम करने के? जाओ देखो, बस तुम्हें आराम करना होता है। अगर ऐसे ही करोगे तो काम कब खत्म होगा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, लेकिन अभी इस समय बहुत तेज धूप थी और मैं बहुत देर से काम कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा गर्मी से परेशान होकर 5 मिनट आराम करने बैठा था। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। चलो जल्दी काम करो वरना पगार काट लूंगा। इस तरह मालिक रोहन को धमका कर वहां से चला जाता है और उसके बाद मजबूरन रोहन को फिर से काम करना शुरू करना पड़ता है। बहुत तेज गर्मी होने की वजह से काम करने में तो परेशानी हो ही रही थी। उसने अपने सिर पर एक गमछा पहन रखा था। ज्यादा गर्मी होने की वजह से वह गमछा उतार कर उसे वहीं पर नल से पानी खोलकर अच्छे से गीला कर लेता है और फिर उसे निचोड़ने के बाद दोबारा सिर पर बांध लेता है। अब ठीक है, कम से कम थोड़ी देर तो राहत मिलेगी। एक तरफ रोहन अपना काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ यश रिक्शा चलाता था। तेज धूप और कड़ी गर्मी में वह सवारी बुला रहा था। आ जाओ 10 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी। इस तरह यश चिल्लाकर सवारियों को आवाज देकर बुला रहा था। रिक्शा फुल होने के बाद यश रिक्शा को लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसको दोनों तरफ से गर्म लू लग रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो रहा था। आज मैंने गलती कर दी, आधी बाजू की शर्ट पहनकर आ गया। इतनी गर्म तेज लू चल रही है, मेरे हाथ एकदम जल रहे हैं। मुझे पूरी बाजू की शर्ट या कुर्ता पहनकर आना चाहिए था। इस तरह यश खुद को कोस रहा था, क्योंकि गर्मी में उसका हाल बेहाल हो रहा था। इस तरह दोनों भाई मेहनत मजदूरी कर रहे थे और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। शाम को काम खत्म होने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं और दोनों ही अपनी आज की हुई कमाई को अपनी पत्नी के हाथ में दे देते हैं। ये आज की कमाई है, इससे राशन ले आना। अब सबसे पहले प्रीति और नेहा सभी को पीने के लिए थोड़ी सी मीठी खांड वाली छाछ देती हैं। हमने सभी के लिए दही से ये छाछ बनाई है। इसे पीने के बाद थोड़ी सी पेट को राहत मिलेगी और गर्मी भी कम लगेगी। सभी बड़े मजे से छाछ पी लेते हैं। छाछ पीने के बाद अगर ये ठंडे पानी से बनी होती तो और अच्छा लगता। हम तो अभी भी मटके का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी उतना ठंडा नहीं लगता है कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। बोरी गीली करके मटके के चारों तरफ लपेटनी ही होगी। एक बोरी बची थी जेठानी जी, उसे तो हमने सर्दियों में इस्तेमाल कर लिया। कल और लेकर आनी होगी, तब तक दूसरा कपड़ा गीला करके लपेट देते हैं, उससे भी काफी फर्क रहेगा। प्रीति ऐसा करने चली जाती है। वो एक कपड़े को गीला करके उसे मटके के चारों तरफ लपेट देती है, जिससे पानी थोड़ा सा ठंडा हो सके। वहीं दूसरी तरफ आप तब तक नहा लीजिए, हम तब तक खाना लगा देते हैं। उसके बाद दोनों भाई नहाने चले जाते। प्रीति और नेहा सबके लिए खाना लगा रही थी। दोनों जब नहा कर आते हैं तो आज तो पानी बहुत ज्यादा गर्म था। इतनी गर्मी में गर्म पानी से नहाने के बाद कुछ खास राहत नहीं मिलती। अगर ठंडा पानी होता तो मजा आ जाता। और ऊपर से इसी वक्त लाइट भी चली जाती है। पहले हमारे पास सिर्फ एक पंखा है और ऊपर से लाइट चली जाती है तो और बुरा हाल हो जाता है। अरे पिछली बार तो हमारे पास कम से कम एक फर्राटा तो था, वो भी खराब हो गया। और अब देखो कितनी परेशानी हो रही है। वो फर्राटा भी हमने पिछली बार कबाड़ी वाले से लिया था, लेकिन उसने हमारे 2 साल निकाल दिए और काफी अच्छी हवा दे देता था। इस तरह सब खाना खाते हुए बात कर रहे थे और उसके बाद रात को सो जाते हैं। लेकिन रात को किसी को भी गर्मी में परेशान होने की वजह से चैन से नींद नहीं आती है। अगले दिन प्रीति और नेहा दोनों घर का काम कर रही थी। सारा काम खत्म करने के बाद चलो आज जरा दुकान से सामान लेकर आते हैं और थोड़ा सा गोंद कतीरा भी लेकर आएंगे। प्रीति और नेहा दोनों पास की दुकान पर जाती हैं, जहां पर पहले से ही उनकी पड़ोसन सीमा सामान ले रही थी। भैया हमें थोड़ा सा गोंद कतीरा दे दीजिए और साथ में थोड़ी दही भी दे दीजिए और राशन के लिए 5 किलो चावल और 3 किलो आटा दे देना। उन दोनों को बस इतना सा सामान लेते हुए देखकर सीमा घमंड से, कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से गर्मी में सिर्फ गोंद कतीरा ही पी रहे हैं और अभी भी वहीं तक अटके हैं। मैं तो महंगा बेल का शरबत लेने आई हूँ, शायद किसी ने आज तक बेल का शरबत पिया भी नहीं होगा। शरबत चाहे कोई भी हो, इंसान शरबत पीने से आगे नहीं बढ़ता, अपने व्यवहार और अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ता है। रही बात गोंद कतीरा की, तो वो दुकान के महंगे बेल शरबत की तरह नकली नहीं है, सस्ता, टिकाऊ है और अपना काम भी बहुत अच्छी से करता है। इस तरीके से नेहा ने भी इनडायरेक्टली सीमा को जवाब दे दिया था और सीमा अपना सारा महंगा सामान लेकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद नेहा और प्रीति भी अपना सामान लेकर घर वापस आ रही थी। देखा जेठानी जी, आपने उस सीमा के अंदर कितना ज्यादा घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। अरे कोई मौका नहीं छोड़ती है कभी ताना देने का।
हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले ही इस धूप ने गर्मी के मारे हम पर हाई कर रखा है और अब गुस्से में और पारा हाई होकर बिल्कुल ही आसमान तक पहुंच जाएगा। दोनों सारा सामान लेकर घर आती हैं, लेकिन तभी देखती हैं कि घर के आंगन में उनके ससुर रमेश बेहोश पड़े हुए थे और शांति और रिया उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। अजी आपको क्या हो गया? आप अपनी आंखें खोलिए। प्रीति और नेहा दोनों सामान रखकर दौड़ती हुई रमेश के पास जाती हैं। उसके बाद सभी मिलकर रमेश को घर के अंदर ले जाते हैं और चारपाई पर लेटा देते हैं और प्रीति एक रुमाल को पानी में निचोड़ने के बाद रमेश के सिर पर रख देती है। तभी वहां पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर रमेश को एग्जामिन करने के बाद बताते हैं, देखिए, इन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है। वो क्या होता है? हीट स्ट्रोक का मतलब होता है कि इन्हें गर्मी की लू लग गई है, इसकी वजह से इन्हें बेहोशी हुई। अभी आपने ठंडे पानी की पट्टी सिर पर रख दी तो अच्छा किया। मैंने भी इन्हें कुछ दवाई दी है, लेकिन अब आप लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सच कहूं तो आपके घर में बहुत गर्मी है और उमस भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में इतनी गर्मी में आप यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? इसी तरह से हीट स्ट्रोक होता है। आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा और इन्हें ठंडी जगह पर रखना होगा ताकि दोबारा ऐसी नौबत ना आ सके। और खाने पीने में भी आप लोगों को सिर्फ ठंडा ही खाना खाना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और डॉक्टर के जाने के बाद सभी बहुत परेशान होकर आपस में बात कर रहे थे। हमारे पास तो पैसे नहीं है और ना ही हमारे पास कोई घर में ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम गर्मी से बच सके। समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमारे घर में तो एक पंखे के अलावा और कुछ भी नहीं है और देखो तो जरा कैसे खिड़की और दरवाजे से इतनी कड़क तेज धूप घर के अंदर तक आ रही है, तो घर में गर्मी ही होगी। लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा, ऐसे में तो हालत और ज्यादा बुरी हो जाएगी। सब इस बारे में बात कर रहे थे और हर कोई इस चीज को लेकर काफी परेशान था। तब प्रीति सभी के लिए मटके के पानी में गोंद कतीरा मिलाकर उनके लिए शरबत लेकर आती है। हर कोई उसे पीता और पीने के बाद सबको अच्छा लगता है। आज तो पानी ठंडा लग रहा है, ऐसा कैसे हो गया? मैंने आज बोरे को अच्छे से गीला करने के बाद उसे मटके के चारों तरफ लपेट दिया था, इसीलिए आज पानी में थोड़ी राहत है। पापा, अब आपको कैसा लग रहा है? अरे अब थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई हो। इस तरह गर्मी में काफी परेशानी में उनके दिन गुजर रहे थे। तब प्रीति के पास उसकी माँ का कॉल आता है। और बताओ प्रीति बेटा, तुम कैसी हो? मुझे पता चला कि तुम्हारे ससुर जी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, अब वो कैसे हैं? बस मम्मी क्या बताऊं, गर्मी के मारे हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है। पूरे घर में उमस हो जाती है और खिड़की और दरवाजे से भी तेज धूप अंदर तक आती है। अब तो हमारे पास सिर्फ एक पंखा है और उसमें कहाँ गर्मी खत्म होती है। बेटा, अब तो गर्मी बहुत ज्यादा भीषण रूप में आती है, बल्कि अब तो धूप अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। ऐसे में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, इसीलिए तुम सबको ध्यान रखना चाहिए। एक तो आज का सीमेंट के मकान है तो घर में और दोगुनी गर्मी हो जाती है, वरना हमारे गांव में तो कुछ मकान मिट्टी के हैं तो वहाँ इतनी परेशानी नहीं होती। मम्मी, आपने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। तब प्रीति सारी बात सबको बताती है और ये सब सुनने के बाद नेहा को भी काफी अच्छा लगता है। जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। इतनी गर्मी में परेशान होने से तो अच्छा है कि हमें एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। यहाँ पहले ही हमारी हालत खराब हुई रहती है। लेकिन बेटा, इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर ये कामयाब हो ना हो तो कोई बात नहीं मम्मी जी, हमें एक बार कोशिश तो कर ही लेनी चाहिए। बस अब दोनों बिना कुछ देरी किए तसला लेकर जाती हैं और थोड़ी ही दूरी पर एक नदी किनारे उन्हें वहां पर ढेर सारी मिट्टी मिल जाती है। देखो, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। चलो जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करके चलते हैं। उसके बाद प्रीति और नेहा वहां की मिट्टी को इकट्ठा करके तसले में डाल देती हैं और काफी सारी मिट्टी इकट्ठा करने के बाद दोनों तसले को अपने सिर पर रखती हैं और घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद वो दूसरा चक्कर लगाने जा रही थी। भाभी रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इस तरह आप दोनों को तो बहुत समय लग जाएगा। अब इस बार प्रीति और नेहा के साथ रिया भी चली जाती है और तीनों मिलकर 2-3 चक्कर लगाने के बाद कुछ मिट्टी ले आते हैं। चलो अब ये तो हो गया, अब अगर हमें थोड़ा सा गोबर और मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमारे गांव के पास जो गौशाला है, हम वहां पर चलते हैं। तीनों तसला लेकर गौशाला के पास जाती हैं और वहां से भी थोड़ा सा गोबर इकट्ठा करने के बाद घर वापस आ जाती हैं। रात को सब खाना खा रहे थे तब। क्या इससे कुछ होगा? हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन आप सारा काम अकेले करेंगे तो थक जाएंगे। आप हमें बता दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे और उससे काम जल्दी भी होगा।
रात को तो सब सो जाते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सभी चाय के साथ पहले 2-2 ब्रेड खा लेते हैं और उसके बाद अपना काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रोहन और प्रीति मिलकर मिट्टी को गीला करके पूरे घर के अंदर पतली लेयर लगाते हैं और बाहर की तरफ से रिया, नेहा और यश तीनों मिट्टी की पतली लेयर लगा रहे थे। काफी देर काम करने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है और पांचों थोड़ी देर आराम करने के लिए वहां पर बैठ जाते हैं। तब शांति पांचों के लिए गोंद कतीरे का शरबत और साथ में नींबू पानी भी लेकर आती है। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करोगे तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा शरबत भी पी लो। सभी शरबत पी लेते हैं और उसके बाद दोबारा अपने काम पर लग जाते हैं। मिट्टी की पतली लेयर लगाने के बाद वह गोबर की लेयर को घर के अंदर और बाहर से लगाना शुरू करते हैं। इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है और रात को प्रीति सभी के लिए खाने में दलिया बना देती है क्योंकि पूरा दिन काम करके सब थक गए थे। अभी तो हमने सिर्फ 2 पतली लेयर लगाई हैं और अभी घर के अंदर थोड़ी सी राहत मिल रही है। हाँ भैया, जब सारा काम खत्म हो जाएगा तब देखना कितना अच्छा लगेगा। मुझे यकीन है ये जरूर काम आएगा। अगले दिन सुबह उठकर फिर से सभी अपना काम करना शुरू करते हैं। रोहन जी और यश, आप दोनों काम पर जाइए, आज हम बाकी काम खुद कर लेंगे। अब रोहन और यश तो अपने काम पर चले जाते हैं और प्रीति, रिया और नेहा तीनों मिलकर फिर से अपना काम करना शुरू करती हैं। अगले दिन दोनों फिर से मिट्टी की इस बार मोटी लेयर लगाना शुरू करती हैं। अब वो घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से मिट्टी की मोटी लेयर को गीला करके लगा देती हैं और यहाँ तक कि फर्श को भी मिट्टी का ही कर देती हैं। ये करने के बाद उनका एक काम खत्म हो जाता है। चलो, अब दीवारों का तो काम खत्म हो गया, अब हमें छत को भी ठीक कर देना चाहिए। बाहर से सीढ़ी लाने के बाद प्रीति और नेहा दोनों छत पर चढ़ जाती हैं और उनकी छत भी काफी हद तक खराब हो गई थी। अब वह पुराने बांस के लकड़ियों को हटाकर उसे भी पहले मिट्टी और गोबर की पतली लेयर से कवर करती हैं और उसके बाद वहां पर ढेर सारी मिट्टी की एक बहुत ही ज्यादा मोटी लेयर बिछा देती हैं, जिसके बाद वहां पर कुछ बीज लगाकर ऊपर से मिट्टी को कवर कर दिया जाता है। प्रीति सीढ़ी से नीचे वापस आती है और वहीं पर आंगन में लगे नल पर पाइप लगाकर दोबारा सीढ़ी से ऊपर जाती है और ऊपर से आवाज लगाकर रिया को कहती है, रिया, अब तुम नल को चालू कर दो। रिया नल चालू करती है और उसके बाद प्रीति छत पर मिट्टी में दबाए हुए बीजों को पानी दे देती है और उसके बाद नेहा और प्रीति दोनों नीचे आ जाती हैं। इस तरह उनका मिट्टी से बना घर पूरी तरह तैयार हो जाता है। शाम को कितना अच्छा लग रहा है, काफी ठंडा ठंडा लग रहा है। सच में आप दोनों ने तो कमाल कर दिया, काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, आज तो बाकी दिनों से घर में भी बहुत कम गर्मी है और काफी राहत मिल रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह सभी खाना खाते हुए घर की बहुत तारीफ कर रहे थे और जब रात को सब सोते हैं तो सबको बाकी दिनों से थोड़ी कम गर्मी लगती है। अगले दिन प्रीति और नेहा दोनों अपनी पड़ोसन ऋतु के घर जाती हैं, जो लोहे वाले कलर का एक साइड का दरवाजा खोलकर उसमें पानी भर रही थी। आज बड़े दिनों बाद तुमने दर्शन दिए। बस क्या करें, गर्मी में बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, गर्मी में बड़ा हाल बेहाल होता है। तुम्हारे कूलर के दरवाजे में भी घास लगी हुई है? हाँ, ये तो हर लोहे के कूलर में लगी होती है। अब पानी भी तो ठंडा रखना होता है, बिना कूलर के तो गर्मी का मौसम निकालना बड़ा मुश्किल है। सही कहा। क्या तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा बोरी रखी हमें चाहिए थी? तब ऋतु उन्हें अंदर से कुछ बोरी लाकर दे देती है और उसके बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद दोनों बोरी के अंदर थोड़ी सी घास डालती हैं और उन्हें खिड़की और दरवाजों पर अच्छे से लगाकर उनके पर्दे बना देती हैं। उसके बाद उन्हें पानी से गीला कर दिया जाता है। अब ठीक है, अब घर के अंदर ना तो धूप आएगी और ना ही गर्म लू। अब इसके अंदर से हवा छनकर आएगी और ठंडी हवा ही अंदर आएगी। तुमने तो बहुत अच्छा किया बहू। तब नेहा काफी देर कुछ सोचने के बाद कहती है, मेरे पास एक और आइडिया है। जैसे हमने कबाड़ी वाले से फर्राटा लेकर 2 साल उसमें गुजारे हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम मिट्टी का कूलर बना लेते हैं। हम उसके अंदर की मोटर खरीद लेंगे और उसके बाहर का ढांचा तो कुछ भी नहीं होता, बस एक लोहे या प्लास्टिक का ही ढांचा होता है जिसके अंदर मोटर लगी होती है। साथ में दरवाजों पर घास लगा दी जाती है। तो इस तरह हमारा होममेड मिट्टी का ठंडा कूलर तैयार हो जाएगा। मानना पड़ेगा भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे लगता है इस बार आप गर्मी के छक्के छुड़ा देंगी। यानी आप हमारे लिए घर पर ही मिट्टी का कूलर बनाएंगे? अगर अब सोच लिया है तो बनाना ही होगा। बस फिर बिना कुछ देरी किए प्रीति और नेहा जाती हैं और बहुत सारी मिट्टी लेकर आती हैं और अब मिट्टी गीला करके अच्छे तरीके से कूलर का ढांचा तैयार करना शुरू करती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने पति को इस बारे में बता दिया था, तो रोहन कबाड़ वाले दुकान पर जाता है। भैया, क्या आपके पास कूलर की कोई पुरानी मोटर मिल जाएगी? अरे हाँ भैया, मिल जाएगी। कुछ दिन पहले की एक खराब कूलर मेरे पास आई है। उसका लोहे का ढांचा तो पूरी तरीके से गल गया है और मोटर भी खराब है, लेकिन मोटर ठीक होकर चल सकती है। ठीक है, तो आप मुझे मोटर दे दीजिए, मैं इसे ठीक करवा लूंगा।
अब रोहन मोटर लेकर जाता है और इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर मोटर ठीक करने के लिए दे देता है। जब रोहन घर आता है तो देखता है कि नेहा और प्रीति अभी भी कूलर पर काम कर रही हैं और बस उनका काम अब खत्म हो ही गया। देखिए, हमने पूरा ढांचा तैयार कर दिया है और मिट्टी का कूलर तो एकदम ठंडी हवा देगा। अरे हमारी घर की बहू कितनी अच्छी है, पूरे परिवार के बारे में कितना सोचती है। इस तरह प्रीति और नेहा ने ठान लिया था कि इस बार वह गर्मी को हरा कर रहेंगी। अब अगले दिन मोटर भी आ जाती है और मैकेनिक मिट्टी के बने कूलर में मोटर फिक्स करके चला जाता है। जब सब कूलर चलाते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। ओहो, कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इस कूलर से तो बहुत ठंडी हवा आ रही है, मजा आ गया। कलेजे को जो सुकून मिल रहा है बस बता नहीं सकते हैं। सच में गर्मी बर्दाश्त करने के लिए अब थोड़ी हिम्मत मिलेगी। उस रात सभी चैन से सोते हैं। रात को सभी को ठंडक का एहसास होता है और सब बहुत अच्छी नींद लेते हैं। अगले दिन जब सब्जी खराब हो जाती है तब प्रीति कुछ सोच रही थी कि नेहा, हम मिट्टी का कूलर बना सकते हैं तो मिट्टी का फ्रिज क्यों नहीं? आपने तो काफी सही बात कही है। हमेशा मटके का पानी ठंडा नहीं लगता और खाना भी खराब हो जाता है। बस दोनों बिना देरी किए पहले फ्रिज का ढांचा तैयार कर लेती हैं, लेकिन उसमें वह कूलर की तरह मोटर फिक्स नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया। पहले मिट्टी का बड़ा ढांचा तैयार करके उसे फ्रिज जैसा बड़े शेप में बॉक्स बना दिया। उसके बाद उसके अंदर हर शेल्फ में मिट्टी की टोकरी बना दी। भाभी, दिखने में तो बिल्कुल फ्रिज जैसा है, लेकिन बिना बिजली का फ्रिज कैसे काम करेगा? इसके अंदर जो टोकरी है, हमें जो भी चीज ठंडी करनी है उसे मिट्टी के एक छोटे मटके में रखना है और फ्रिज के अंदर बनी टोकरी में थोड़ा सा रेत डालकर उसे गीला करके वह चीज वाला मटका उसके ऊपर रखना है और मिट्टी का दरवाजा बंद करना है। इससे वह चीज बिल्कुल ठंडी रहेगी और खराब नहीं होगी। इस तरह उन्होंने मिट्टी का फ्रिज भी बना दिया और अब बिना बिजली से चलने वाला उनके पास मिट्टी का फ्रिज बन गया था। चलो, फ्रिज तो कम से कम हमारा बिना बिजली के चलने वाला है, वरना बिल ज्यादा भरना पड़ता। और हमारा मिट्टी का कूलर इतना अच्छा है जिसे चलाने के बाद पूरे घर में ठंडक हो जाती है। क्योंकि हमारा घर भी मिट्टी का है तो हमें पंखा भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना तो बिजली का बिल भी हम नहीं भर सकते हैं। इस तरह उनके पास मिट्टी का कूलर और मिट्टी का फ्रिज हो जाता है। अगली शाम को प्रीति और नेहा जब अपनी दो पड़ोसन के साथ थी। सच में तुमने मिट्टी का कूलर बनाने की कोशिश की? जब तुम्हारा कूलर बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं देखने जरूर आऊंगी। अरे, इनका मिट्टी का घर भी कितना सुंदर लगता है। देखो तो जरा, छत पर ही घास उगा दी है, कितना दिमाग लगाया है। धूप अंदर तक जाकर इन्हें परेशानी नहीं कर पाएगी। अब क्या कर सकते हैं, गर्मी में हाल बेहाल हो रहा था, कुछ ना कुछ तो करना ही था। ऐसा ही कहा, बहुत भीषण गर्मी है। कूलर भी फेल हो जाते हैं, बार बार कूलर में पानी भरो और मुझे उसमें बहुत आलस आता है। वो चारों आपस में बात कर रही थी, तभी वहाँ पर सीमा आती है। तो तुम लोग भी एसी क्यों नहीं खरीद लेते? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारे घर में कूलर है वही बहुत बड़ी बात है। एसी लेना भी सबके बस की बात नहीं होती। अब हमें देखो, गर्मी का कुछ पता नहीं चलता, एकदम ठंडक का एहसास होता है। सीमा फिर से सबका मजाक उड़ाती है और उसके पास किसी का कॉल आता है तो वहां से चली जाती है। इसके पास कॉल आ गया, वरना इसे अभी मैं बताती। छोड़ो, हमें उसकी वजह से अपना मूड क्यों खराब करना है? बिल्कुल सही कहा। सीमा से बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। आज के बाद जब भी सीमा हमसे बात करने आएगी हम उसे इग्नोर करेंगे। माना कि वो हम सबसे ज्यादा अमीर है, लेकिन इस तरह वो हमेशा हमें नीचा नहीं दिखा सकती और किस चीज को नॉर्मलाइज नहीं कर सकती है। अब सब ने फैसला कर लिया कि हर कोई सीमा को इग्नोर करेगा। प्रीति और नेहा जब घर वापस जा रही थी तो देखती हैं कि पिंकी और चिंटू को आंगन में खेलने में परेशानी हो रही थी। यहाँ कितनी गर्मी है और मिट्टी भी बहुत गर्म लग रही है। बच्चों, हम तुम्हारे लिए इसे भी ठीक कर देते हैं। प्रीति और नेहा अगले दिन आंगन की पूरी जमीन को अच्छे से खोदना शुरू करती हैं और उसके अंदर घास उगाने की अच्छे से तैयारी करती हैं। कुछ दिन बाद आंगन में घास भी उग जाती है। अब हम हर रोज सुबह अगर इस घास पर बिना चप्पल पहने घूमेंगे तो हमारे शरीर की गर्मी कम होगी और साथ में आंखों की रोशनी भी तेज होगी। बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा। देखो तो जरा हमारा आंगन कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी हरियाली है, घास पर चलने में भी अच्छा लग रहा है। इस तरह पूरा परिवार सुबह और शाम को घास पर चलता था, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक था। दिन गुजर रहे थे और उन्होंने गर्मी से अब काफी हद तक निजात पा लिया था। अब उनके ठंडी घर में अक्सर पायल और ऋतु भी आने लगी थी। एक दिन जब सब इकट्ठे होकर जा रहे थे तो सीमा उनसे बात करने आती है। अरे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चले जाते हैं। क्या इन्होंने जानबूझकर मुझे इग्नोर किया है? कुछ दिन बाद भैया ने हमें शादी के किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाया।
बस कल शादी है तो हमसे कह दिया। हम क्या इतने बुरे हैं कि शादी में कुछ दिन पहले भी उन्होंने हमें आने को नहीं कहा और हमें न्योता भी नहीं दिया। मेरा तो मन कर रहा है कि जाऊं ही नहीं। नहीं भाग्यवान, उन्होंने जो किया हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए। हालांकि शांति को बहुत बुरा लगा था, फिर भी वो सबके साथ अपने भाई की बेटी की शादी में चली जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि बारात आ चुकी है। और देखिए, आपको पता है कि शादी आज है और फिर भी कोई तैयारी नहीं हुई है। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि अब तक एक भी कूलर नहीं आया है? अरे माफ करना, लेकिन अभी समय पर कुछ भी नहीं पहुंच पाएगा। मैं क्या करूंगा, बारात आ चुकी है और हर कोई शिकायत कर रहा है, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे तो भैया, पहले ही आपको सारा इंतजाम करना चाहिए था। अब देखो बाराती आ गए हैं और मैं ही बेचौहलिया हूँ, मेरे बारे में सब क्या सोचेंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। महेंद्र की बड़ी बहन उसे बस ताने दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ बारात में हर कोई गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अरे भैया, इतने पसीने आ रहे हैं और एक कूलर तक नहीं है, ऊपर से खाना भी ठंडा है, पीने के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है। सबकी बात सुनकर बेटा हमें कुछ करना चाहिए। रोहन जी, हमारा घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, आप मिट्टी का कूलर जल्दी से ले आइए, कम से कम एक एरिया तो कवर होगा। रोहन और यश घर पर बनाया मिट्टी का कूलर लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति महेंद्र से कहती है, मामा जी आप बस ठंडे पानी और नींबू और साथ में गोंद कतीरा और खांड का इंतजाम कर दीजिए, यहीं कहीं परचून की दुकान पर मिल जाएगा, साथ में दही भी मंगवा लीजिए, और अगर मिट्टी के कुल्हड़ मिल जाते हैं तो और अच्छी बात होगी। प्रीति के कहने पर महेंद्र बिल्कुल ऐसा ही करता है और जब सारा सामान आ जाता है तो प्रीति और नेहा एक बड़े से बर्तन में ठंडा पानी डालकर उसमें खांड और गोंद कतीरा मिलाकर एक शरबत तैयार करती हैं, साथ में नींबू पानी भी तैयार कर लेती हैं। इसके बाद वह दूसरे बर्तन में दही डालकर उसमें ठंडा पानी डालकर और उसमें खांड डाल देती हैं, जिससे मीठी छाछ तैयार हो जाती है। अब 3 तरह के शरबत बनाने के बाद सभी बारात वालों को कुल्हड़ ग्लास में शरबत दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी का कूलर भी आ गया था जो बीच वाले एरिया में लगाया जाता है। इसके बाद अब सभी बाराती को थोड़ी राहत मिलती है। अरे देखो तो कितना मस्त शरबत मिल रहा है, मैंने इससे स्वादिष्ट शरबत कभी नहीं पिया, पीने के बाद इतनी ठंडक मिल रही है, मजा आ गया। और देखो तो मिट्टी का कूलर कितनी ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है। शांति महेंद्र के पास जाती है, भैया हालात थोड़ा सुधर गए हैं, अब आप जल्दी से दूसरी जगह से कूलर का इंतजाम कर लीजिए। यश आपको एक जगह के बारे में बताता है, पास में ही है, जल्दी इंतजाम हो जाएगा। एक तरफ महेंद्र की बड़ी बहन ने उसे सिर्फ बस ताना दिया था और जबकि छोटी बहन ने जैसे तैसे करके हालात को संभालने की कोशिश की थी। इस तरह सारा इंतजाम होने के बाद शादी ठीक से हो जाती है। तब महेंद्र शांति के परिवार के पास आता है। मुझे माफ कर देना बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए था। कोई बात नहीं भैया, मुझे किसी भी चीज का कोई गम नहीं है। मेरे पास बहुत अच्छा परिवार है और मेरी शानदार बहुएं हैं जो हर किसी की मदद करती हैं और एक परिवार को अच्छे से चलाती। मुझे इन पर गर्व है और मुझे अपने परिवार के अलावा अब कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यहाँ पर अपनी रीत निभाने आ गई थी क्योंकि मेरी भतीजी की शादी थी। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है, अब हम अपना सामान लेकर यहाँ से जाते हैं। महेंद्र को जवाब देकर शांति अपने परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। वो अपना मिट्टी का कूलर भी लेकर घर वापस आ जाते हैं। सब अपना मिट्टी का कूलर चला कर बैठे थे। मम्मी क्या बात है, आपने तो मामा जी को सही जवाब दिया। मुझे नहीं लगा था कि आप कभी मामा को कुछ बोल पाओगे। बेटा कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उनसे सच कहा है। मैंने देखा है कि मेरी दोनों बहू हर परिस्थिति में कैसे परिवार को संभाल लेती हैं। ये दोनों हमारे बारे में जितना सोचती हैं, जितना करती हैं, उतना कोई नहीं कर सकता और इन्हीं से मैंने सीखा है कि परिवार को संभाल कर रखना चाहिए। तो अब मैं वही करना चाहती हूँ। अब मुझे परिवार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब कोई चाहे हमें गरीब होने पर बुलाए या ना बुलाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह शांति मजबूत हो जाती है और सीख लेती है कि परिवार के अलावा खुशी कहीं और नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ जब मोहल्ले में चारों बहू आपस में बात कर रही थी और सीमा वहां आती है तो सब उसे इग्नोर करके जा रहे थे, तो वो उन्हें रोकती है। अरे फिर से मुझे इग्नोर करके मत जाओ, अब तो मुझे माफ कर दो। मुझे गलती का एहसास हो गया है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अगर तुम्हें सच में गलती का एहसास है तो तुम हमारे साथ रह सकती हो, वरना नहीं। हाँ बाबा हाँ, मैं गलत हूँ। तो चलो हम प्रीति और नेहा के घर जा रहे हैं, ठंडे ठंडे कूल कूल वाले घर में। अब सभी प्रीति और नेहा के घर जाते हैं, जहाँ पर घर के अंदर जाते ही उन्हें ठंडक का एहसास होता है। सीमा भी अंदर से मिट्टी के घर की ठंडक को देखकर काफी हैरान थी और साथ में मिट्टी का कूलर और मिट्टी का फ्रिज देखकर वह अचंभित हो गई। तुमने तो सच में कमाल कर दिया, कितना अच्छा है सब। हमने कहा था ना
कुछ भी हो सकता है, बस करने का जुनून और इतिहास लिखने का दम होना चाहिए। इस तरह हर कोई जो भी उनका बना मिट्टी का घर और मिट्टी का कूलर और फ्रिज देखता है तो हैरान हो जाता है और उनके जज्बे की दाद देता है कि किस तरह उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी गर्मी को अच्छी धूल चटाई है।